हेलो एवरीवन, आज डेट है 3 मार्च और द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। हमारा जो फर्स्ट आर्टिकल है वो एक अफ्रीकन कंटिनेंट का देश है, इथियोपिया के देश। उस देश में पीस एस्टेब्लिशमेंट को लेकर के ये आर्टिकल आया है। तो सबसे पहले हम इथियोपिया देश कहाँ है उससे रिलेटेड मैप को देख लेते हैं। देखो, ये अफ्रीका है और अफ्रीका का ये हमारा एशिया वाला पार्ट है और ये अफ्रीका में यहाँ पर ये इथियोपिया देश है। कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये इथियोपिया जो देश है उसके नॉर्थ में यहाँ पर इरिट्रिया देश है, यहाँ पर सोमालिया है, इस साइड सूडान है और ये इथियोपिया का एक पार्ट है जिसका नाम है टिग्रे। ये टिग्रे एक ऑटोनोमस पार्ट है। यहाँ पर एक कम्युनिटी रहती है, टिग्रे कम्युनिटी, और टिग्रे कम्युनिटी का खुद का एक ग्रुप है यहाँ पर, टिग्रेशन लिबरेशन ग्रुप, टिग्रे लिबरेशन ग्रुप। उसको लेकर के और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इथियोपिया की, उसमें बीच में कंटेक्ट चल रहा है, उसमें बीच में स्ट्रगल चल रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट और टिग्रे की जो कम्युनिटी है, टिग्रे कम्युनिटी, उसके बीच में ये स्ट्रगल चल रहा है। तो इसी को लेकर के कि यहाँ पर पीस एस्टेब्लिश होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये वाला एरिया आपको मैप में अच्छे से देख लिया है। अच्छा सुनो ना, आज आपके लिए क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का आंसर देना है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश आते हैं। ठीक है, अच्छे से सुन लो, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश आते हैं, उनके नाम आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताने हैं। अब बात क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं। देखो, जो मैप देखा हमने इथियोपिया देश का, उस इथियोपिया का जो नर्दन वाला पार्ट है, टिग्रे जो पार्ट है, वो ऑटोनोमस पार्ट है और वहां पर टिग्रे कम्युनिटी के जो लोग रहते हैं, टिग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट बना करके ये लोग वहां पर रहते हैं। पूरी पॉपुलेशन में इनका सिर्फ 6% पार्ट है, लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट में वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसी का नतीजा है कि यहाँ पर जो और कम्युनिटी रहती है वो इस चीज़ का विरोध करती है कि टिग्रे का काफ़ी रोल है इथियोपिया की गवर्नमेंट को चलाने में। उसी का नतीजा रहा कि 2018 में जब चुनाव हुए वहाँ पर पीएम के लिए, तो उसमें टिग्रे कम्युनिटी के लोगों ने, टिग्रे फ्रंट ने अपने आप को दूर रखा। एक तरीके से दोनों के बीच में स्ट्रगल स्टार्ट हो गया। जो टिग्रे वाला जो एरिया है, जो बिल्कुल ऑटोनोमस एरिया है, तो इथियोपिया की सेंट्रल गवर्नमेंट उसके ऊपर अपना कंट्रोल करना चाहती है, इसीलिए ये कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था। अब कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान टिग्रे जो ऑटोनोमस एरिया है उसको बोला गया कि आप अपने यहाँ पर इलेक्शन कंडक्ट मत करवाओ, लेकिन जो टिग्रे कम्युनिटी के लोग हैं, टिग्रे फ्रंट के लोग हैं, उन्होंने बोला कि हम तो कंडक्ट करवाएंगे और इसीलिए ये कन्फ्लिक्ट और ज़्यादा इंक्रीज हो गया। ये बोला जा रहा है कि ये टिग्रे जो कम्युनिटी के लोग हैं वो वहाँ पर ना रह करके, मतलब शहरों को छोड़ छोड़ कर धीरे धीरे गाँवों की तरफ चले जा रहे हैं। और स्पेशली जो इनके बॉर्डर एरियाज हैं, जैसे नर्दन में इरिट्रिया देश के साथ में बॉर्डर मिलती है इथियोपिया की, और इधर सूडान देश से मिलती है, यहाँ मैप में देखिए, इस एरिया में प्रवेश कर गए हैं। ठीक है, तो देखो क्या हो रहा है, इससे इरिट्रिया जो देश है उसमें भी कॉन्फ्लिक्ट इंक्रीज हो रहा है और इस इरिट्रिया को टिग्रे एरिया से काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट है पहले से ही। 1990 में जब ये इरिट्रिया पहले इथियोपिया देश का ही पार्ट था, तो उस समय इसी एरिया की वजह से जब इरिट्रिया नया देश बन गया, तो इस ये देखो, ये बॉर्डर डिस्प्यूट रेगुलर चला आ रहा है इरिट्रिया और किसके बीच में, इथियोपिया के बीच में। तो टिग्रे इथियोपिया की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उससे कन्फ्लिक्ट हो गया और इधर इरिट्रिया को पर्सनल प्रॉब्लम थी टिग्रे वाला एरिया से, तो इरिट्रिया भी किसका साथ दे रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, मतलब इथियोपिया देश के जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका साथ दे रहा है। इसकी वजह से ये कन्फ्लिक्ट है वो और ज़्यादा बढ़ रहा है। इस आर्टिकल में ये बात बोली गई है कि यहाँ पर पीस एस्टेब्लिश होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर यहाँ पर पीस एस्टेब्लिश रहेगी तो ये वाला जो पूरा रीजन है ना, जिसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोला जाता है, इस हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाले रीजन में पीस एस्टेब्लिश हो पाएगी और यहाँ पर पीस एस्टेब्लिश होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ऐसा इस आर्टिकल का मेन सार है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो रिलेटेड है, यहाँ देखिए, एक सेकेंड, यहाँ पर सीज फायर से रिलेटेड है। अभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो सीज फायर एग्रीमेंट साइन हो रखा था 2003 में, उसको रिवाइव करने की कोशिश की गई है हमारी आर्मी के द्वारा। कारण क्या है, कारण ये है कि देखो
अगर 3 की बात करें, 2003 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर एग्रीमेंट साइन हुआ था, लेकिन उस सीज फायर एग्रीमेंट का ज़्यादा नतीजा निकल कर के नहीं आया। क्यों नहीं निकल के आया? अगर पिछले 2020 की अगर हम बात करें तो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 5130 बार सीज फायर वॉयलेशन हुआ है। अब ये नया जो सीज फायर को रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस सीज फायर जो फरवरी सीज फायर हुआ है इसमें कुछ स्पेशल स्पेकुलेशन लगाई जा रही हैं, इसकी ड्यूरेबिलिटी को लेकर के, इसकी सिग्निफिकेंस को लेकर के, इसके इम्प्लीकेशन को लेकर के, और बायलैटरल जो रिलेशन है उनसे, इस सीज फायर एग्रीमेंट से उस पर क्या फर्क पड़ने वाला है। तो ये सीज फायर के बारे में बात हो गई। अब अगर हम बात करें, ये जो सीज फायर रिवाइवर किया जा रहा है उसका कुछ स्पेशल रिजल्ट है, कुछ स्पेशल सिग्निफिकेंस है। क्योंकि देखो, इससे पहले 2018 में भी सीज फायर को क्या किया गया था, साइन किया गया था, लेकिन अब जो एग्रीमेंट साइन हुआ है फरवरी 2021 में वो कुछ अलग है, क्योंकि पहली बार दोनों तरफ की जो आर्मी है, दोनों तरफ की जो आर्मी के हेड हैं DGMO, उनके द्वारा जॉइंट स्टेटमेंट सामने आया है, और पहली बार डेट मेंशन की गई है इस सीज फायर में कि 24-25 फरवरी को, मतलब 24 की रात को और 25 की अर्ली मॉर्निंग को, ये स्पेसिफिक डेट इस एग्रीमेंट में मेंशन की गई है। इसकी वजह से ये जो सीज फायर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एक इस सीज फायर का इंपॉर्टेंट ये भी है कि पिछले अगर 1 साल की बात करें तो इंडिया 2 फ्रंट पर, एक तरफ चाइना की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से तो रेगुलर देखो चलता ही रहता है, 2 तरफ से बॉर्डर डिस्प्यूट में फंसी हुई थी, इसलिए इंडिया ये चाहती थी कि कम से कम एक तरफ से तो पीस एस्टेब्लिश हो सके। तो इसीलिए सीज फायर जो एग्रीमेंट साइन हुआ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखो, इंडिया में जो सीज फायर है उसकी हम हिस्ट्री देख लेते हैं कि कब कब कौन कौन से समय में हमारे यहाँ पर सीज फायर हुआ था। अगर हम बात करें, सबसे पहले 1947 तक इंडिया और पाकिस्तान एक देश थे। उसके बाद में जब इंडिपेंडेंट होकर दोनों अलग अलग देश बन जाते हैं तो पाकिस्तान का एक हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान के रूप में, जो 1971 से बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में एस्टेब्लिश है, वो पाकिस्तान का ही हिस्सा था। 1949 में पहली बार इंडिया और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होता है, और उस युद्ध में 1948 में युद्ध होता है, और उस युद्ध होने के बाद में 1949 में दोनों के बीच में एग्रीमेंट साइन होता है जिसका नाम है कराची एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट में ये डिसाइड होता है कि यूएन यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान वो मैंडेट करेगा कि जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो लाइन है जहां पर डिस्प्यूट होता है, जिसको सीज फायर लाइन उस समय बोला जाता था, उसको मेंटेन करने का काम करेगी यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है। 1965 में फिर से युद्ध होता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और उसके बाद में ताशकंद समझौता होता है, और उस ताशकंद समझौता में क्या होता है कि जो कश्मीर में जो लाइन है ना, सीज फायर लाइन, उसको कोई चेंज नहीं किया जाता। उसमें बस ये बोला जाता है कि सीज फायर को बदला गया है, सीज फायर को वायलेशन किया गया है, और 1965 युद्ध से पहले जो भी आप स्थिति में थे उसमें दोबारा से अपने आप को रिस्टोर करना है। ये ताशकंद समझौते में ये डिक्लेरेशन होती है। उसके बाद में 1971 में फिर से युद्ध होता है, और अब परिस्थितियां बिल्कुल चेंज हो जाती हैं। क्योंकि देखो, पहले युद्ध हुआ था वो 2 देशों के बीच में हो रहा था, और अब युद्ध होने के बाद में एक नया ही देश बन गया है, तो आप ये तो बोल नहीं सकते कि पहले वाली स्थिति में ही आ जाओ। तो 1971 के युद्ध के बाद में जब शिमला एग्रीमेंट होता है तो कुछ नई चीजें होती हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, इसमें बोला जाता है शिमला एग्रीमेंट में कि पहले वाली स्थिति में तो आप आ नहीं सकते। ठीक है। और 1972 में एक सुचेतगढ़ एग्रीमेंट होता है 1972 में। उस 1972 के सुचेतगढ़ एग्रीमेंट में जो सीज फायर लाइन पहले जिसको बोला जाता था उसको अब बोला जाने लगा लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC। मतलब LOC कब से आया? 1972 में जब सुचेतगढ़ एग्रीमेंट हुआ तब से। ये बात क्लियर हो गई। अब हम आगे आपको बताते हैं कि क्या हुआ। सुचेतगढ़ में ये बोला गया कि आप भाई अपना नाम चेंज कर दिया गया CFL से LOC। अब पहले सीज फायर लाइन को ध्यान रखने का काम किसका था? जो यूनाइटेड मिलिट्री
ऑब्जर्वर थी जो इंडिया एंड पाकिस्तान, उसका काम था। लेकिन अब लाइन ही चेंज हो गई है तो इसकी प्रेजेंस का भी कोई मायना नहीं रहा, तो कश्मीर में इसकी जो प्रेजेंस है वो इररेलेवेंट हो गई। 1972 की बात है। अब ये हमने देख लिया कि हिस्ट्री में क्या हुआ। अब इश्यूज क्या है। देखो, सीज फायर बार बार साइन हुए हैं, एग्रीमेंट पहले भी साइन हुए हैं, अभी भी साइन हुए रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, पहले जो सीज फायर साइन हुए, सीज फायर एग्रीमेंट साइन हुआ, लेकिन उसमें रूल इंप्लीमेंट कैसे करोगे आप, आपके लॉ कैसे होंगे, आपके ऑर्डर कैसे मेंटेन करोगे, इसके बारे में कोई काम नहीं किया गया। लॉ के बारे में कोई काम नहीं किया गया कि किस तरीके से रूल्स एंड नॉर्म्स आप बनाओगे और इनको इंप्लीमेंट करने की आप कोशिश करोगे। ये मेन इशू है। तो अब दोबारा से सीज फायर को रिवाइव करने की कोशिश की गई है इंडिया और पाकिस्तान दोनों की तरफ से ही। तो ये जो प्रॉब्लम, जो एक लैक जो रखा गया है आज तक सीज फायर एग्रीमेंट में, उनको इशू को नोटिस करना है और उस पर काम करना है। मतलब जो प्रॉब्लम्स हैं, जो रूल्स हैं, उनको कोशिश करनी है कि उनके लिए रेगुलर मतलब काम किया जाए। उस एग्रीमेंट में जो रूल्स एंड नॉर्म्स हैं उनको एनफोर्स करने की कोशिश की जाए, क्योंकि रूल एंड नॉर्म्स को एनफोर्स नहीं किया गया तभी कुछ अच्छा रिजल्ट आज तक नहीं निकल करके आया है। तो ये हमने डिस्कस किया किससे रिलेटेड, हमारे जो एग्रीमेंट है उससे रिलेटेड। हमारा जो लास्ट डिस्कशन है वो यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड है। इंडिया के क्या रिलेशन होने चाहिए यूरोपियन यूनियन के साथ में, तभी हम अच्छे से जो हमारा ट्रेड एग्रीमेंट है उनको हम साइन कर पाएंगे। बात करते हैं सबसे पहले। देखो, हमारा जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा पिछले साल भी एक बात बोली गई थी। क्या बात बोली गई थी कि ये बात बोली गई थी आत्मनिर्भर भारत के लिए काम करने की बात बोली गई थी। और अब जो बजट आया है उसमें भी आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम को बजट में लॉन्च किया गया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आत्मनिर्भर भारत हमने बना लिया तो आत्मनिर्भर भारत बनाने के बाद में हम किसी से ना तो कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट कुछ नहीं करेंगे और सब चीज़ों में खुद के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे। आत्मनिर्भर भारत बनाने का मतलब ये है कि जो भी हमारी सप्लाई चेन है उसको सबसे पहले हमारा जो काम होगा वो सेल्फ रिलायंस को अचीव करना होगा। हमारी जो सप्लाई चेन है उनको और ज़्यादा उसको वैल्यू एडिशन उनमें करनी होगी। और इसके अलावा जो लोकलाइजिंग का जो शेयर है ना उसको हमें इंक्रीज करने पर हम पार्टिसिपेट करेंगे। और इसके अलावा यूरोपियन यूनियन जैसे जो हमारे पार्टनर हैं उनके साथ में स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप बनाएंगे ताकि जो इंपोर्ट हैं उनको टैरिफ को रिडक्शन किया जा सके। मतलब इन सब में काम होगा। ठीक है, ये सब ये आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम का ये सब अर्थ निकल करके सामने आया है। अब कुछ फैक्ट्स की हम बात कर लेते हैं। देखो, इंडिया जो है वो EU और वेस्टर्न यूरोप के साथ में 39.9 बिलियन के साथ में, मतलब इतना पोटेंशियल है एक्सपोर्ट का इंडिया का। सबसे टॉप प्रोडक्ट्स जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उसमें अपैरल, जेम्स, ज्वेलरी, केमिकल, मशीनरी, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल, प्लास्टिक, ये सारी चीज़ें हैं। इंडिया को बेनिफिट भी मिलता है टैरिफ प्रेफरेंस की वजह से। EU का जो जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेज है उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स में हमें फ़ायदा भी मिलता है। अब ये जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेज क्या होता है, जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज हैं वो उनको जब वो किसी देश में जैसे EU जैसे देश में कुछ अपनी चीज़ों को एक्सपोर्ट करती हैं तो उनमें उनको टैरिफ नहीं लगता और टैरिफ नहीं लगने की वजह से चीज़ें वहाँ पर सस्ती होती हैं और सस्ती होने की वजह से इंडिया को इसमें फ़ायदा होता है। इंडिया ने जो EU का जो जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेज है उसकी वजह से बहुत सारा क्या किया है, गेन किया है, बहुत सारा बेनिफिट हुआ है। जैसे 2019 की अगर हम बात करें तो 19.4 बिलियन हमें GSP वैल्यूड की वजह से फ़ायदा मिला। मतलब टोटल इंडिया जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट करता है EU को उसमें 37% जो फ़ायदा है वो GSP की वजह से इंडिया को अचीव हो पाया। अब देखो, एक इम्पोर्टेंट टर्म है प्रोडक्ट ग्रेजुएशन। ये जो चीज़ है ना ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है, टर्म काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। क्या होता है कि मान लो हम क्लोथ, मान लो अपैरल हम वहाँ पर सेंड करते हैं EU में, यूरोपियन यूनियन जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उनमें, उसमें हम अपने अपैरल भेज रहे हैं और हमारे
मतलब कंपैरिजन में बहुत सारे देश भी ईयू में वो अपना सामान भेज रहे हैं, सेम सामान के ऊपर अप्लाई होता है, ये सेम प्रोडक्ट भेज रहे हैं और उसमें मान लो कोई एक देश जो टोटल नॉर्मल है, सबका जो एवरेज है उससे ज़्यादा 17.5% से ज़्यादा भेजता है अपना सामान, तो सेम प्रोडक्ट में ये लागू होता है। और जो प्रोडक्ट ग्रेजुएशन है इसके तहत उसके ऊपर फिर टैरिफ लगा दिया जाएगा ईयू के द्वारा। तो इस तरीके से इंडिया के कुछ कंपटीटर हैं, जैसे अगर हम बात करें इंडिया के कंपटीटर, जो बांग्लादेश एक कंपटीटर है इंडिया का अपैरल एक्सपोर्ट्स में, तो बांग्लादेश ने ईयू के साथ में एवरीथिंग बट आर्म्स इनिशिएटिव को साइन कर लिया है। और वियतनाम भी इंडिया का एक कंपटीटर है, तो वियतनाम ने 2019 में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया है। तो इस आर्टिकल में यही बोला गया है कि इंडिया को भी ईयू के साथ में कोई ना कोई एग्रीमेंट साइन करना होगा। 2007 से हम ईयू के साथ में ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन अब इसको अमल में लाना होगा, मतलब इसको साइन करना ही होगा। चाइना जो है वो भी कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट ऑन इन्वेस्टमेंट के साथ में, मतलब इस एग्रीमेंट के लिए बात कर चुका है, फाइनल कर चुका है। किसके साथ में? यूरोपियन यूनियन के साथ में। इस आर्टिकल में लास्ट में ये बोला गया है कि देखो ब्रेग्जिट के बाद में यूरोपियन यूनियन सभी देशों के साथ में अपने पर्सनल रिलेशन मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है और इसका फायदा इंडिया को भी उठाना चाहिए। इंडिया को भी कोई ना कोई एग्रीमेंट, जैसे इन्वेस्टमेंट एंड नॉन टैरिफ मेजर्स के आधार पर कोई ना कोई एग्रीमेंट ईयू के साथ साइन कर लेना चाहिए, जिससे इंडिया को काफ़ी फायदा मिलेगा। तो ये हमारा डिस्कशन था, 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल को हमने डिस्कस किया। ओके, थैंक यू।